हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में। जो अध्ययन आप कर रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संकल्पना, मतलब जो भी उसके संबंधित सिद्धांत, ये सब पढ़े आप। ग्रहों के बारे में आप पढ़े, सौर मंडल के बारे में पढ़ लिए आप। अब आपको जो पढ़ना है, आपको पिछली क्लास में मैंने जो बताया था कि अगला क्लास जो आएगा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वह जो क्लास होगा वो कौन सा होगा, हमने बताया था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, जिस पर जीवन पाया जाता है। सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है, उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी। उस ग्रह को क्या नाम दिया गया है? पृथ्वी, जिस पर सभी जीवधारी स्थित हैं। चलिए आइए देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके संबंध में। अब उसकी उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके संबंध में आइए देखते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है। जब पृथ्वी के बारे में कहीं भी आएगा, अगर पृथ्वी के बारे में कोई भी बात आपको देखनी होगी किसी भी बुक में, या समझनी होगी, कहीं भी आप देखेंगे या जानेंगे, समझेंगे, तो सबसे पहले सौरमंडल के बारे में जानेंगे, ब्रह्मांड के बारे में। तो सौरमंडल में जो एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, 9 ग्रहों या 8 ग्रहों में से, 9 नहीं है, सॉरी, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो भाई अभी 9 ही है, लेकिन जो वर्तमान समय में देखा जाए तो ग्रहों की संख्या 8 है। उनमें हमारी पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मानी जाती है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल में कैसे हुई, कब हुई, ब्रह्मांड में या सौरमंडल की दृष्टि से या ब्रह्मांड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आज आपको पढ़ना है। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है। ग्रहों में, मतलब ग्रहों के सदस्यों में से जो सबसे अनोखा विचित्र ग्रह है, जो ग्रह में सदस्यता रखता है, वो हमारी कौन सी है? पृथ्वी। वो पृथ्वी हमारी एक अनोखी ग्रह है, अनोखा ग्रह है, विचित्र ग्रह है, जिस पर जीवन पाया जाता है। यूडोक्लियस की जियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी केंद्र तथा सूर्य अन्य पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसा कि जब पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हमने जो बताया, सिद्धांत के पहले जो प्राचीन मत थे, प्राचीन संकल्पनाएं थी, उसके बारे में, जैसे आर्यभट्ट ने, टालमी ने, ब्राह्महिर ने, मतलब ये सभी जो खगोलविद थे या ज्योतिषाचार्य थे या दार्शनिक थे प्राचीन काल के, इन्होंने पृथ्वी को क्या माना था? केंद्र में। सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी, ऐसा हमने आपको बताया था, और ऐसा भी प्राचीन मत के अनुसार ऐसा ही है। उसके बाद ब्राह्महिर ने ये सिद्धांत, उसको सूर्य केंद्र सिद्धांत जब उनका आया पंच सिद्धांत के अंतर्गत, तो उससे ये बातें स्पष्ट हुई कि नहीं, सूर्य क्या केंद्र में है, पृथ्वी चारों ओर उसके चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी या अन्य ग्रह जो हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इतनी बातें आप सब जान लिए हैं पिछले वीडियो के माध्यम से। तो आज आपको जानना है यही जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, इसके बारे में। यूडोक्लियस आप देख लीजिए, ये कहीं कहीं नाम आ जाता है। यूडोक्लियस की जियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार, कभी कभी पूछ लेता है वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार यह प्रदर्शित किया गया है, यह प्रतिपादित किया गया है कि पृथ्वी केंद्र तथा सूर्य अन्य पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देख लीजिए, कौन है केंद्र में? पृथ्वी है, और सूर्य और अन्य पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा है जो प्राचीन मतानुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में हमने बताया था। आगे चलिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना, मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो प्रतिपादित किया था, उसका क्या नाम था? ये देखिए, परिकल्पना या प्रतिपादन, सर्वप्रथम तर्कपूर्ण। वो कौन थे?
कास्ते दा बफन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1749 ईस्वी में कास्ते दा बफन ने, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कास्ते दा बफन, इनका नाम सबसे पहले आता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति के से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उसके पहले आप देखेंगे किसी भी बुक में तो सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है, क्योंकि वैज्ञानिक मतानुसार जो प्रतिपादित किया था सिद्धांत वो कास्ते दा बफन ने किया था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं, जैसा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन मत और वैज्ञानिक मत, ठीक ऐसे किसके संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दोनों बातें एकदम सेम हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। प्राचीन मत कौन कौन से हैं ये भी आपने पढ़ लिया, वैज्ञानिक मत कौन कौन से हैं ये भी आपने पढ़ लिया। ठीक आज जो पढ़ना है आपको उसी तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। नंबर 1 प्राचीन मत, नंबर 2 वैज्ञानिक मत। तो दोनों मतों को आज यहाँ पढ़ना है आपको। बफन महोदय के बाद इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने कई परिकल्पनाएं, कई संकल्पनाएं या कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। बफन के बाद प्राचीन मतानुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि, जल, वायु एवं पदार्थों के संयोग से हुई। किसी किसी ने कहा कि नहीं, पृथ्वी की उत्पत्ति वायु से हुई है, किसी ने कहा जल से हुई है, किसी ने कहा अग्नि से हुई है, और किसी ने कहा किससे हुआ है, पदार्थों के संयोग से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो प्राचीन मतानुसार है वो पृथ्वी की उत्पत्ति जल, वायु, अग्नि और पदार्थों के संयोग से हुई। अब इन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति जल, वायु, अग्नि और पदार्थों के संयोग से कैसे हुई, किसने कहा, आइए देखते हैं। प्राचीन मत, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित प्राचीन मत जो हैं वो जल है, वायु है, पदार्थ है, अग्नि है। अब नंबर 1 जो आता है वो जल आता है। अब जल से उत्पत्ति किसने बताया, थेल्स महोदय ने। कहाँ के थे, ग्रीक यूनान के थे, दार्शनिक, महान दार्शनिक थे। इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गणित में जो आप ज्यामिति पढ़ते हैं, ज्यामिति का जनक इन्हें कहा जाता है। ये यूनान के महान दार्शनिक थे। ये एक तत्व के समर्थक थे, मतलब इस ब्रह्मांड में एक ही तत्व है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है, सभी की उत्पत्ति एक ही तत्व से, मतलब एक तत्व सिद्धांत इन्होंने इसीलिए दिया था, उसी के समर्थक थे। ये पृथ्वी की उत्पत्ति इन्होंने बताया कि जल से हुई है और पुनः क्या हो जाएगा, उसी जल में विलीन हो जाएगा, जैसा कि आजकल या कई सालों से सुनने में आ रहा है और ऐसा वेदों पुराणों में भी लिखा मिलता है कि पृथ्वी एक जल में समा जाएगी, ऐसा सुनने में आता है। तो थेल्स महोदय ने जो बताया वो पृथ्वी की उत्पत्ति जल से बताया। ये यूनान के महान दार्शनिक थे। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे इन्होंने बताया, जल से। ये यूनान के एक महान दार्शनिक थे। ये एक तत्व के समर्थक थे, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारी कोई भी तत्व है वो एक ही तत्व से ही निर्मित है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जल से उत्पत्ति पुनः उसी में विलीन हो जाएगा। ये भी आपको हमने बताया कि जो थेल्स महोदय हैं उन्होंने ये बताया था कि जल से उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की और पुनः उसी में विलीन हो जाएगी। इन्हें यूनान के सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है, मतलब बुद्धिमानों में से सबसे बुद्धिमान इन्होंने मतलब थेल्स को यूनान के 7 ऋषियों में से, मतलब 7 विद्वानों में से एक माना जाता था। ये जल में ही विश्वास करते थे। ये क्या थे, जल में ही विश्वास करते थे। इसीलिए तो इन्होंने जल से उत्पत्ति पृथ्वी को माना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से ही हुई थी, यही तो माना है। इसीलिए जल में विश्वास करते थे। इसी कारण इन्होंने बताया कि जो उत्पत्ति हुई है वो जल से हुई है और पुनः उसी में सभी विलीन हो जाएंगे, जल में ही। पृथ्वी एक समतल चक्र के समान, पृथ्वी एक समतल चक्र के समान है जो जल पर तैर रही है। ये भी इन्होंने बताया था कि पृथ्वी एक समतल चक्र के समान है जो जल पर तैर रही है और एक समय ऐसा आएगा कि वह उसी जल में ही विलीन हो जाएगी। जल ही समस्त पृथ्वी एवं जीवन का आधार है। ये भी इन्होंने बताया था, क्योंकि इन्हें जल में ही विश्वास था।
और जल से ही सभी की उत्पत्ति हुई है, तो जीवन का आधार भी वही होगा। ये सब मत उन्हीं का ही है। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता था। ये देख लीजिए, जल ही समस्त पृथ्वी एवं जीवन का आधार है, इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। अब अगला नाम आता है अनेक्जीमेंडर का। प्रथम मानचित्र निर्माण करता, प्रथम मानचित्रकार, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही व्यास, पृथ्वी की व्यास और त्रिज्या को बताया था। सर्वप्रथम इन्होंने ही व्यास कितना है, कैसे है, त्रिज्या क्या है, इसके बारे में, पृथ्वी की त्रिज्या और व्यास के बारे में ही इन्होंने सर्वप्रथम बताया था। ये थेल्स के शिष्य थे, ये थेल्स के शिष्य थे। कौन? अनेक्जीमेंडर। ये भी कहाँ के थे? यूनान के ही थे, महान दार्शनिक थे। प्राचीन काल में जितने भी थे सभी दार्शनिक थे। कोई आज के समय में अब तो वैज्ञानिक हो गए, प्राचीन काल में ज्योतिषाचार्य रहते थे, खगोलज्ञ रहते थे, प्राचीन काल में महान दार्शनिक होते थे। अनेक्जीमेंडर प्रथम मानचित्रकार, पृथ्वी के व्यास और त्रिज्या के बारे में सर्वप्रथम बताया। थेल्स के शिष्य थे। पृथ्वी वायु की बनी हुई है जो गोलाकार है, इन्होंने ऐसा बताया था। सबसे पहले जल थेल्स ने बताया कि जल से हुई है, वायु से अनेक्जीमेंडर, क्योंकि वायु में इन्हें विश्वास था, क्योंकि ये एक काली धुंध के रूप में ब्रह्मांड को माना था, एक धुंध वायु के रूप में। इसीलिए इन्होंने इसका जो मतलब प्रतिपादित किया, ये अपना मत, उन्होंने ये मत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है? वायु के द्वारा हुई है। ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत, नक्षत्रों का उल्लेख सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, वायु की बनी हुई नक्षत्रों का उल्लेख भी इन्होंने सर्वप्रथम किया था। पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य ठोस रूप में और किस आकार में? गोलाकार रूप में है। आप ये देखिए, पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है। ब्रह्मांड के बीच में इन्होंने यही बताया था, क्योंकि यूनान में बहुत प्राचीन काल से ही मत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से चला आ रहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है। किसके केंद्र में? ब्रह्मांड के केंद्र में, ठोस रूप में है, गोलाकार रूप में है। ये तो यूनान से ही बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन जब वैज्ञानिक मत आया तो इससे ये क्या हो गया? ये मत खारिज कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। बहुतत्ववाद के समर्थक थे, बहुतत्ववाद, जबकि इनके गुरु जो थेल्स थे वो एक तत्व में विश्वास करते थे, ये बहुतत्व में विश्वास करते थे। अब आगे देखिए किसका नाम आता है। इन्होंने बताया था, अनेक्जीमेंडर ने, बहुतत्ववाद के जो समर्थक थे, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार से वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार इन्होंने माना है। पाइथागोरस का नाम आता। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ते भी हैं गणित में। पाइथागोरस प्रमेय किन्होंने, किसका मतलब किसकी देन है? पाइथागोरस की प्रमेय जो पढ़ते हैं आप। पाइथागोरस, पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थों के संयोग से हुई है। अब देखिए ये जो तीसरा नंबर है, पदार्थ हमारा पदार्थों के संयोग से हुई है। जो पृथ्वी बनी हुई है वो पदार्थों के संयोग से बनी हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है। पाइथागोरस प्रमेय, गणित में इन्होंने जो प्रमेय दिया था, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जो गणित में आजकल हम सभी पढ़ते हैं। संख्या के जनक के रूप में इसीलिए इन्हें जाना जाता है, इन्हें संख्या के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका अनुसरण अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, सिकंदर सभी लोगों ने किया था। ये अनेक्जीमेंडर के शिष्य थे, ये अनेक्जीमेंडर के शिष्य थे, और इनका अनुसरण किसने किसने किया था? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और सिकंदर, इन सभी ने इनका अनुसरण किया था। अब आगे जो नाम आता है आपका, अग्नि से उत्पत्ति किसने बताया था? हेराक्लिट ने। ये भी यही यूनान के ही थे। हेराक्लिट्स के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई थी। दुनिया सभी के लिए समान है। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, अपना मत प्रचलित किया था कि दुनिया सभी के लिए समान है। जैसे आप कानून व्यवस्था में देखते हैं कि कानून सभी के लिए समान है, ऐसे इन्होंने जो प्राचीन मत प्रचलित किया था कि जो ये ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, ये सभी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए एक समान है।
यह जलती हुई आग है, जो हमारा ब्रह्मांड है या दुनिया है, यह जलती हुई आग का एक गोला समान है। इन्होंने ये बताया था, जलती हुई आग है। इन्हें आग में ही विश्वास था, इसीलिए इन्होंने अग्नि से उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया था, अपना मत प्रचलित किया था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई हो अग्नि से हुई है। आग को जानवरों के रूप में भी देखते थे इन्हें, ये आग को जानवरों के रूप में देखते थे। सबसे मौलिक तत्व आग ही को माना इन्होंने जो सबसे मौलिक, ब्रह्मांड में जो सबसे मौलिक तत्व माना, इन्होंने आग को ही माना। इसीलिए इन्होंने जो अपना मत प्रचलित किया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई हो आग से ही हुई है। इसीलिए इनका एक और सिद्धांत आया कि मौलिक तत्व जो है वो आग है, मौलिक तत्व जो मुख्य तत्व है वो आग है। अब इससे अन्य तत्वों की उत्पत्ति हुई है, आग से ही अन्य तत्वों की उत्पत्ति हुई है। जैसे थेल्स महोदय ने जल से बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, उसी में विलीन हो जाएगी, ऐसे इनका भी मत था। हेराक्लिटस का, जो यूनान के ये भी दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है और यह जलती हुई आग की तरह है। सभी जानवर आग के रूप में हैं, सभी जीवधारी आग के रूप में हैं और जो मौलिक तत्व है वो आग ही है। इसीलिए जो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है वो गर्म होते हैं। इन्होंने ये मत प्रचलित किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, क्योंकि सबसे मौलिक तत्व, सभी तत्वों में मौलिक तत्व अग्नि है, इसीलिए जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सभी गर्म होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। चलिए आगे आइए, देखते हैं क्या है। अब प्राचीन मत हो गया। अब प्राचीन मत के बाद आता है दूसरा वैज्ञानिक मत। अब वैज्ञानिक मत में कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक मत को दो भागों में रखा गया है। अद्वैतवादी और तारों के निर्माण, मतलब तारों के हिसाब से, मतलब अनुसार, तारों के अनुसार प्राचीन मतों के बाद जो वैज्ञानिक मत आया था, वैज्ञानिक मतानुसार ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले जो भी तारे हैं उनकी संख्या के आधार पर वैज्ञानिक मत को दो भागों में बांटा गया है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले जो तारे हैं उनकी संख्या के आधार पर वैज्ञानिक मत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अद्वैतवादी परिकल्पना और नंबर 2 है द्वैतवादी परिकल्पना। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। ये परिकल्पना की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, ये बात ध्यान में रखिएगा। कैसे आई? ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर ये वैज्ञानिक मत दो भागों में बांट दिए गए, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी में एक तारे से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है और द्वैतवादी में 2 तारों से, 3 तारों से, किसी वैज्ञानिक ने 2 तारों से, किसी ने 3 तारों से ग्रहों की उत्पत्ति का सिद्धांत माना है। कि किसी ने कहा है 2 तारों से, किसी ने कहा 3 तारों से, किसी ने कहा है 1 तारे से, तो इसीलिए 2 भागों में बांट दिया गया। अद्वैतवादी जिन्हें 1 तारा सिद्धांत कहते हैं, दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत जिसमें 2 तारे और 3 तारों का सिद्धांत है, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। आइए आगे देखते हैं। अद्वैतवादी और द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी और अद्वैतवादी दोनों बात ध्यान में रखिएगा। ये कैसे बांटे, मतलब कैसे वर्गीकृत किए गए हैं? ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर। अद्वैतवादी इमैनुअल कांट 1755 ईस्वी में, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उस 1755 ईस्वी में इन्होंने अद्वैतवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनकी जो सिद्धांत थी वायव्य राशि परिकल्पना, ये आप देखिए यहाँ। अद्वैतवादी में इमैनुअल कांट 1755 ईस्वी में कहाँ के थे? जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो अपना परिकल्पना प्रस्तुत किया उसका नाम था वायव्य राशि परिकल्पना। 1755 ईस्वी में जर्मन भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट, 1755 ईस्वी में जर्मन भूगोलवेत्ता वायव्य राशि की परिकल्पना का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये बात ध्यान में रखिएगा।
दूसरा नंबर आता है इसी में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना ये किसने प्रस्तुत किया था? 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चाहे कहिए भूगोलवेत्ता। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना 1796 ईस्वी में, ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी। लाप्लास जो हैं, लाप्लास ने इनकी जो परिकल्पना थी निहारिका परिकल्पना, इन्होंने ये माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, जबकि इमैनुअल कांट मानते हैं कि एक तारे से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये भी एक तारा सिद्धांत, क्योंकि निहारिका जो थी ग्रहों की उत्पत्ति हुई टूटने के बाद, और उसके बाद सूर्य की भी उत्पत्ति हुई उसी एक निहारिका, एक तारे के द्वारा ही। ये इन्होंने बताया, लाप्लास ने बताया, इसीलिए इनका नाम, इनके सिद्धांत का नाम निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अब द्वैतवादी में देखते हैं। द्वैतवादी संकल्पना में चैम्बरलिन का है, जेम्स जीन्स का है, जेफरिन का है, रसेल का है, होयल एवं लिटलन का है, ऑटो स्मिथ का है। तो ये सभी आप सब पढ़ेंगे किसके बारे में? द्वैतवादी और द्वैतवादी संकल्पना के बारे में अगले क्लास में। अगले क्लास में आपको पढ़ना रहेगा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अद्वैतवादी के अंतर्गत, और द्वैतवादी के अंतर्गत इमैनुअल कांट और लाप्लास के बारे में पढ़ेंगे, और द्वैतवाद के सिद्धांत के अंतर्गत चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स और जेफरिन और होयल एवं लिटलन के और ऑटो स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगले क्लास में क्या पढ़ना है आपको? द्वैतवादी और द्वैतवादी संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा रहा, कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।